कितने टैक्सेस मिलेंगे ये पकड़ा है, वो गलत है। पब्लिक सेक्टर यूनिट से कितना पैसा मिलेगा प्लान के लिए, वो भी गलत है। और उसके साथ साथ जो सब्सिडी की कटौती उन्होंने पकड़ी है कि नियरली फ्रॉम 2% इट विल कम डाउन टू 1%, इस तरह का जो अनुमान लगाए हैं वही गलत है। और इसी गलत के बुनियाद पर जो पूरी इमारत 12वीं पंचवार्षिक योजना की बनी है वो इसलिए सही नहीं होती है। दूसरा भी एक इसका पहलू है। As I was telling you that the unrealizable assumptions is the main worry. And this was flagged by Chidambaram also in the full planning commission. But the gross budgetary support is overestimated on the backdrop of 11th five-year plan, realized gross budgetary support, which stands at 4.69%, and now you're expecting it to grow by 0.5% immediately when actually the revenues are going down. The extra budgetary resources from central public sector units are also overestimated. The reduction of subsidy is also unrealistic. So all in all, the basis of assumptions on which the whole 12th five-year plan and very big figures are doled out are unrealizable. Another aspect which we are saying is the performance of the 11th five-year plan. Be it the agriculture sector, be it the industry sector, manufacturing sector, mining sector, transport, housing, name any sector, and we have underperformed. Power generation, it was planned for 78,000 megawatt new additional capacity. Now actual achievement is nearly 50,000 megawatts. So this is how it is happening. Roads, they had planned for some 50,000 kilometers and could do it exactly half of it. तो पहले तो इन्होंने बहुत बड़ी लंबी योजनाएं बनाई थी कि 50,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवेज तैयार करेंगे, 25,000 भी नहीं हुए। 78,000 मेगावाट की बिजली पैदा करेंगे ज़्यादा की, लेकिन पैदा हुई 50,000 भी नहीं। तो हर क्षेत्र में 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत कम है। और ऐसे पृष्ठभूमि में आज आप हमें विश्वास ये दिला रहे हो कि ये हम बहुत और आगे बढ़ेंगे, ये विश्वास इससे नहीं बनता है। और इसलिए हमने कहा कि इसे नो प्लान, इट्स अ नॉन रियलाइजेबल प्लान। और उसके दूसरे भी कारण है। व्हाट इज द मेन इशू? द मेन इशू ऑफ टुडे इज द इन्फ्लेशन, महंगाई। And the government led by economist Prime Minister has comprehensively failed in taming the inflation. महंगाई को रोक लगाने में अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार विफल रही है। लोगों पर बोझ बढ़ रहा है हर महीने का, उनके जीवन यापन पर विपरीत परिणाम होता है। After all, it's a process of transfer of real assets from poor sections to non-poor sections of the society. और इसलिए महंगाई से आम आदमी जब जूझ रहा है, लेकिन वो अभी आम आदमी नहीं कहते, मैंगो पीपल कहते हैं। लेकिन आम आदमी जब जूझ रहा है तो उसको राहत की अपेक्षा थी। कल के प्रधानमंत्री के भाषण ने घोर निराशा की है, क्योंकि उन्होंने महंगाई से जूझते आम आदमी को कोई राहत नहीं दी और उन्होंने उन पर बोझ बढ़ाने का ही ऐलान किया। बिजली के दर बढ़ेंगे, डीजल के दर 10 रुपए लीटर से बढ़ेंगे, सारे फ्यूल के दर बढ़ेंगे, गैस के दर बढ़ेंगे, बिजली के दर बढ़ेंगे, पेट्रोल के बढ़ेंगे, केरोसिन के बढ़ेंगे, डीजल के बढ़ेंगे। यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार का कोई संबंध नहीं, इन्होंने निर्णय ले लिया कि बढ़ाएंगे। जब राहत की अपेक्षा थी तब बढ़ाया है, तो इसकी हम भर्त्सना करते हैं सरकार के इस रवैये की।
और इससे तो आम आदमी की जीवन और दुभर हो जाएगा। तो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना उसके लिए कोई सपना नहीं ला रहा है, उसके लिए और नई मुसीबत ला रहा है। ये हो रहा है सरकार के कारण। और सरकार अपने राज्यों के साथ, आखिरी मुद्दा है उसका, कि राज्य सरकार अगर विकास करती है तब देश का विकास होता है। और राज्यों को, विकास करने वाले राज्यों को, जैसे मैंने कहा एनडीए के राज्य लगातार राष्ट्रीय औसत से 2% से अधिक स्तर पे विकास का दर रखते हैं। ऐसा होने के बावजूद भी उनको मदद करने के बजाय उनके रास्ते में रोड़े डालती है, रोड़े अटकाती है ये सरकार। This government, instead of helping those states who are progressing faster and help nation to develop faster, they are bringing roadblocks. और इसलिए ये जो कल का पूरा है एक तरह से एक थियोरेटिकल एक्सरसाइज हो गया। इससे देश को कोई नई आशा नहीं मिली, कोई नई उम्मीद नहीं जगी, कोई नया किरण नहीं दिखा, और एक तरह से एक लिस्टलेस, लाइफलेस एक्सरसाइज हो गया, जिसके कारण है कि यूपीए सरकार के नेतृत्व में ना नेतृत्व है, ना नीति है, ना नियत है। और इसके कारण यह हमारी एक टिप्पणी है। आज दूसरी एक बात है, फिर कह के आपके कोई सवाल होंगे तो लेंगे। तेलंगाना के बारे में तीसरी बार सर्वदलीय बैठक एक फार्स बन गया, कोई मतलब नहीं। आज अनेक पार्टियों ने पूछा कि कांग्रेस पार्टी अपनी पहले राय बताए, क्योंकि कांग्रेस सब पार्टियों को राय पूछती है और कहती है कि सब में एकजुटता नहीं दिखती है, अलग अलग राय है, इसलिए हम बाद में करेंगे। आज भी फैसला किया कि 1 महीने के बाद फैसला करेंगे। क्या फैसला करोगे भाई? यू हैव ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। द Home Minister, the then Home Minister, Mr. Chidambaram, on 9 December 2009 has declared that the process of formation of separate state of Telangana has begun. पृथक तेलंगाना राज्य के निर्मित की शुरुआत हो गई। ऐसी घोषणा होकर 3 साल हुए, आप बैठकें ही कर रहे हो, कमेटियां नियुक्त कर रहे हो, कमीशन नियुक्त कर रहे हो। यह सब धूल झोंकने का काम है। और इसलिए ऐसे कवायदों का कोई मतलब नहीं होता। मतलब एक ही है, आप अभी मांग करो कि पहले फरवरी में जब बजट सेशन शुरू होगा, पहले सप्ताह में तेलंगाना पर बिल लाओ, हम उसका समर्थन करेंगे और तेलंगाना का निर्माण होगा। ये अनाउंस करो, वो अनाउंस नहीं कर रहे। एनडीए ने सपोर्ट प्लेज किया है, भारतीय जनता पार्टी ने एकमात्र पार्टी है। पिछली बार चिदम्बरम को भी मानना पड़ा कि एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है जो विशाखापट्टनम में, कडप्पा में, हैदराबाद में और दिल्ली में एक ही बात करती है और तेलंगाना के पक्ष में बात करती है। खुद कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है और न इधर के न उधर का दो मुंह से बोलती है। और इसलिए तेलंगाना के मुद्दे पर सरकार को बिल्कुल साफ होना चाहिए और तुरंत ये घोषित करना चाहिए। हम मांग करते हैं कि पहले सप्ताह में तेलंगाना निर्मित का प्रस्ताव बजट सेशन में लाएंगे, हम उसको पारित करने के लिए पूरा समर्थन देंगे। लेकिन ये नहीं है तो ऐसे नाटक, सर्वदलीय बैठक और कमेटी और कमीशन, यह हमें नहीं चाहिए। यह हम फिर से एक बार ऐलान करना चाहते हैं।